नमस्ते बच्चों। आज हम समास के विषय में पढ़ेंगे। समास द्वारा शब्द निर्माण के विषय में पढ़ेंगे। समास रचना में दो शब्द परस्पर मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, अर्थात एक नए शब्द का निर्माण होता है। समास रचना में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग अर्थ के दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। समास रचना दो पदों के बीच में होती है। आइए जाने कैसे। देश भक्त, देश अर्थात हमारा देश भारत है, भक्त हम देश के भक्त हैं। तो दो चीजों को, दो शब्दों को, दो पदों को मिलाकर हमने एक शब्द का निर्माण किया, देशभक्त। अब एक और चीज जानते हैं बच्चों कि इसमें शब्द रचना में जो पहला पद है हमारा वो कहलाता है पूर्व पद। क्या कहलाता है? पूर्व पद। और दूसरा पद उत्तर पद। दूसरा पद क्या कहलाता है? उत्तर पद। तो दो पदों के संयोग से जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद। आइए और उदाहरण देखें। काली मिर्च शब्द बन गया काली मिर्च। नीला प्लस गगन, दो अलग अलग पद हैं तो मिलाकर बना नील गगन। गृह प्रवेश, गृह मतलब हमारा घर, प्रवेश मतलब घर के अंदर प्रवेश करना, और दोनों को मिलाकर बना गृह प्रवेश। दान पात्र, दान जो वस्तु दान में दी जाती है, अलग अर्थ है। अब हमने बोला पात्र, पात्र जिसके अंदर दान रखा जाता है, या पात्र एक चीज है, एक पात्र है, एक बर्तन है, एक पेटी है जिसमें हम दान को डालते हैं। एक शब्द बना दान पात्र। राजपुत्र शब्द बना राजपुत्र। पाठ प्लस शाला शब्द बना पाठशाला। व्यवहार कुशल शब्द बना व्यवहार कुशल। अब आइए हम जानते हैं समास विग्रह। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं, अभी हमने बनाया समस्त पद, अब हम इस समस्त पद को अलग करते हैं। तो बच्चों जब इस प्रक्रिया को करते हैं, समस्त पद को हम अलग करते हैं, तो वहां हम कभी कभी कारक चिन्हों का प्रयोग भी करते हैं, कभी कभी योजक चिन्हों का प्रयोग भी करते हैं। आइए देखें किस तरह हम समस्त पद का विग्रह करते हैं। पहला शब्द है हमारा भर पेट, पेट भर कर। राजदूत, राजा का दूत, यहाँ हमने का शब्द का प्रयोग किया। बच्चों कभी कभी जब हम समास विग्रह करते हैं तब हम कारक विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो जिस शब्द के अंदर जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको, उसी समास के विग्रह को हम उसी समास के अंदर रखते हैं। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे समास के भेदों के अंदर। अध खिला, आधा खिला। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह। माता पिता, माता और पिता। महादेव, महान देव। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता है, और वो प्रश्न ये है कि ऐसा तो हम संधि में भी करते हैं। तो बच्चों संधि और समास में अंतर होता है। संधि दो वर्णों में होती है और समास दो या दो से अधिक शब्दों में होता है। दो वर्णों के आपस में मिलने से वर्णों में परिवर्तन होता है, लेकिन समास में ऐसा नहीं होता। इसमें हम नया शब्द बनाते हैं।
आइए अब हम समास के भेद जानते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। आइए मेरे साथ पढ़िए समास कौन कौन से हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 कर्मधारय समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। तो ये हमारे 6 समास हैं। अब इन सब के अंदर किन किन शब्दों को किस तरह से हम रखते हैं, प्रयोग करते हैं, वो सब विस्तार से हम जानेंगे। अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव शब्द का अर्थ है जिस शब्द में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे अव्ययी भाव शब्द कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और वह प्रायः अव्यय होता है। समस्त पद जो तैयार होता है वो भी अव्यय बन जाता है। आइए उदाहरण के साथ समझें। हमारा समस्त पद है यथाशक्ति, अर्थात इसका विग्रह किया हमने शक्ति के अनुसार, तो अर्थ में परिवर्तन आ गया। यथा समय, समय के अनुसार। 2 पद है आपके पास, यथा और शक्ति, यथा और समय। तीसरा उदाहरण है बेखटके। बे पद अलग है, खटके अलग, तो खटके के बिना। यहां हमने क्या प्रयोग किया, के। अनजाने, बिना जाने, तो यहां हमने इसका जब विग्रह किया तो अर्थ बना बिना जाने। तो ये था हमारा अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास 2 प्रकार से बनता है। नंबर 1 संज्ञा और संज्ञा। 2 संज्ञा के मेल से, अर्थात दोनों पद जहां संज्ञा होते हैं वहां तत्पुरुष समास बनता है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। गंगा जल, गंगा का जल। पूंजीपति, पूंजी का पति। गौशाला, गौ के लिए शाला। तो सब पद आपके संज्ञा पद हैं। पाठ भी संज्ञा, शाला भी संज्ञा, गंगा भी संज्ञा, जल भी संज्ञा, पूंजी भी संज्ञा, पति भी संज्ञा, गौ भी संज्ञा और शाला भी संज्ञा। तो सभी पद जहां पर संज्ञा पद हैं तो ये है हमारा तत्पुरुष समास। अब बच्चों दूसरा तत्पुरुष समास किस प्रकार बनता है। पहला पद जिसमें संज्ञा होता है और बाद वाला पद जिसमें क्रियामूलक शब्द होता है, अर्थात जहां पूर्व पद संज्ञा और उत्तर पद क्रियामूलक शब्द हो। आइए देखें। हस्त लिखित, हाथ द्वारा लिखित। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन। तो आपने देखा इन चारों उदाहरणों में पहला पद संज्ञा है और दूसरा पद क्रिया है, तो ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कारकीय विभक्तियों का लोप होता है। इसी आधार पर इसमें कारक की 6 विभक्तियों का लोप होता है, इसलिए तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो आइए इन सब तत्पुरुष समास के भेदों को उदाहरण के साथ जानें। कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है? को विभक्ति का लोप। आप उदाहरण देखिए। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। वनगमन, वन को गमन। जलद, जल को देने वाला। जेब कतरा,
जेब को कतरने वाला। करण तत्पुरुष से विभक्ति का लोप। हस्तलिखित हाथ से लिखित। रेखांकित रेखा से अंकित। स्वरचित स्वयं द्वारा रचित। शोकाकुल शोक से आकुल। संप्रदान तत्पुरुष के लिए विभक्ति का लोप। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी। हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री। अपादान तत्पुरुष से विभक्ति का लोप। धर्म भ्रष्ट धर्म से भ्रष्ट। शक्तिहीन शक्ति से हीन। संबंध तत्पुरुष का के की विभक्ति का लोप। पराधीन पर के अधीन। नगपति नग का पति। तो बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि कारक की विभक्तियां, कारक की अलग अलग विभक्तियां अलग अलग नाम से होती हैं। अधिकरण तत्पुरुष में पर विभक्ति का लोप। डिब्बा बंद डिब्बे में बंद। सिर दर्द सिर में दर्द। घुड़सवार घोड़े पर सवार। तो ये थे हमारे तत्पुरुष समास के भेद। द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और या अव्यय आते हैं। हार जीत हार या जीत। आकाश पाताल आकाश और पाताल। द्विगु समास। इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद मतलब पहला पद। चौराहा चार राहों का समाहार। सप्त सिंधु सप्त सिंधुओं का समाहार। सप्त मतलब सात। आइए अब कर्मधारय समास के बारे में पढ़ें। दोनों पदों में से एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य का कार्य करता है। विशेषण आप जानते हैं, विशेषण और विशेष्य। तो इसमें महात्मा महात्मा क्या है? महान है जो आत्मा। नील कमल नीला है जो कमल। तो यहाँ महान शब्द विशेषण है और आत्मा शब्द विशेष्य है। नील नीला शब्द विशेषण है और कमल शब्द विशेष्य है। कर्मधारय और द्विगु समास में क्या अंतर होता है? कर्मधारय दोनों समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो आइए जाने अंतर क्या है। द्विगु समास में पूर्व पद अनिवार्य रूप से पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। जबकि कर्मधारय समास में कोई भी विशेषण हो सकता है। आइए जाने उदाहरण के साथ। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। द्विगु समास। 9 रत्न 9 शब्द संख्या है। और नील कमल नीला रंग नीला कमल ये है कर्मधारय समास। तो आपने देखा दोनों में विशेषण विशेष्य है, लेकिन द्विगु समास के अंदर विशेषण संख्यावाचक है और नील कमल के अंदर नीला रंग बता रहा है। अर्थात कोई भी विशेषण शब्द हो सकता है। वो गुणवाचक हो सकता है, वो संकेतवाचक हो सकता है। अधिकांशतः यहाँ पर आपको गुणवाचक विशेषण मिलेगा। बहुब्रीहि समास। इस समास में समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं और वे मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। आइए उदाहरण देखिए। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका। अब यहाँ नीला रंग हमने बता दिया, नीला है कंठ जिसका,
लेकिन इस शब्द को जब हमने शिव के लिए प्रयोग किया, शिव भगवान के लिए हमने कहा नीलकंठ, तो यहाँ इसका एक नया अर्थ हमारे सामने आया, अर्थात तीसरा पद प्रधान हुआ। तो यहाँ हम इसको कहेंगे बहुव्रीहि समास। गजानन, गज के समान है आनन जिसके, अर्थात गणेश। तो जब हमने गजानन शब्द का प्रयोग गणेश जी के लिए किया तब ये कहलाएगा बहुव्रीहि समास। आइए मैं आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर बताती हूँ। कुछ समस्त पद कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास के उदाहरण होते हैं। इन दोनों का अंतर विग्रह के पश्चात ही सामने आता है। विग्रह के अनुरूप ही समास का निर्धारण होता है कि ये कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास। आइए एक उदाहरण देखते हैं। महावीर, तो यहाँ हमने कहा महान वीर, तो जो महान है वो है कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ हम उसके गुणों के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ दूसरा हमने शब्द लिया महावीर, दोनों शब्द सेम है। महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। तो जब हमने हनुमान के लिए महावीर शब्द बोला तो वहां हमारा बहुव्रीहि समास होगा। पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो यहाँ कर्मधारय समास। फिर से हमने लिया पीतांबर, पीले वस्त्र हैं जिसके, कृष्ण जी। यहाँ हमने कृष्ण के लिए पीतांबर शब्द का प्रयोग किया तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ हमने एक तुलना दे दी, कर्मधारय समास। अब हमने फिर से चंद्रमुख बोला, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, सीता जी, तो यहाँ आ गया बहुव्रीहि समास। अर्थात हम जब कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास को अलग लिखना चाहते हैं, अलग विग्रह करके बताते हैं, या परीक्षा में आए हुए प्रश्न को हल कर रहे होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें मन में शंका होती है कि ये कर्मधारय होगा या बहुव्रीहि। तो बच्चों इसका विग्रह करिए। अगर विग्रह करके आप उसको एक नाम का नया पद देते हैं, शिव, गणेश, कृष्ण या कोई भी हम नए पद के लिए उस शब्द का प्रयोग करके लिखते हैं, उसके विग्रह को लिखते हैं, तब ये बहुव्रीहि समास होगा। अगर हम इसका विग्रह साधारण देते हैं, पीला है जो अंबर, तो वहां पर हम इसको कर्मधारय समास कहेंगे। तो आज आपको समास ये हमने पढ़ाया। अब आप अपने जो भी समास से संबंधित डाउट्स हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके डाउट्स बताऊंगी। तो बच्चों आपने पूछा कि मैम हमें यथाविधि का विग्रह समझ नहीं आया। तो बेटा यथा का मतलब होता है अनुसार, विधि का मतलब विधि। तो यथा विधि को जब हम विग्रह करते हैं तो हमें शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए। हमें दोनों शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक होता है। तो यहाँ हमें दोनों शब्दों का अर्थ समझ में आ गया और हमने लिख दिया विधि के अनुसार। बेकाम, तो बे का अर्थ होता है बिना, काम मतलब काम, तो यहाँ हमने इसका विग्रह कर दिया बिना काम के। अब आपने पूछा स्वर्गगत का समास विग्रह क्या होगा, तो इसको हम करेंगे स्वर्ग को गत, गत मतलब गया हुआ, जो स्वर्ग में चला गया उसके लिए हम बोलते हैं स्वर्गगत। जैसे हम बोलते हैं वन गमन, वन को गमन करना, वन की ओर जाना अर्थात वन गमन। इसी तरह दोनों शब्दों को अर्थ के अनुसार जानकर उसका विग्रह करना ही
समास विग्रह कहलाता है। अब कुछ बच्चों को ये समस्या है कि हमें कब कहाँ पर कौन सी कारक की विभक्ति लगानी है। तो बेटा उसका अर्थ जानिए, उसको अलग अलग कीजिए। आपके सामने शब्द आता है गुरु दक्षिणा, तो आपने बोला गुरु के लिए दक्षिणा। अब आपके सामने है स्नान घर, तो स्नान के लिए घर। आपके सामने है पराधीन, तो पर के अधीन। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। वनवास, वन में वास। तो आपने देखा मैंने के, में, के लिए सभी विभक्तियों का प्रयोग किया है। देश निकाला, देश से निकाला। अब यहाँ हम ये तो नहीं कहेंगे देश में निकाला, देश के निकाला, तो यहाँ क्या आएगा? देश से निकाला। शोक मुक्त, शोक से मुक्त। आप बीती, आप पर बीती। मुख चंद्र, चंद्र रूपी मुख, तो यहाँ हमने मुख की तुलना की, तो यहाँ हमने लगाया रूपी। तो इस प्रकार जब हम विग्रह करना सीख जाते हैं, शब्दों के अर्थ जान जाते हैं, तो हमारे लिए समास का विग्रह करना और समस्त पद बनाना आसान हो जाता है। धन्यवाद बेटा। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।